एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेडिशन के बारे में, जिसका हिंदी मीनिंग राजद्रोह होता है। इसको हम काफी बार कंफ्यूज करते हैं एंड कनेक्ट करते हैं देशद्रोह के साथ में। देशद्रोह एंड राजद्रोह ये दोनों अलग बातें हैं, दोनों अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। काफी बार इसको इंटरचेंजेबली यूज कर लिया जाता है। ऐसा कई बार होता है अगर किसी पर्सन का कन्विक्शन होता है सेडिशन के अंडर, या फिर उस पर सेडिशन के चार्जेस लगते हैं, तो उसको काफी लोग एंटी नेशनल बोलते हैं, विच इज कम्प्लीटली रॉन्ग। क्योंकि एंटी नेशनल बोलना देशद्रोह हो जाएगा, जबकि सेडिशन सिर्फ और सिर्फ डील करता है राजद्रोह से। सो आज हम समझेंगे कि सेडिशन दैट मीन्स राजद्रोह क्या है, इसका एम्बिट क्या है, इसका प्रेजेंट एरा में रेलेवेंस क्या है, और कुछ केसेस की हेल्प से इसको एनालाइज करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि इस प्रोविजन को ऐड क्यों किया गया। क्योंकि जब मेन प्रोविजंस बने थे आईपीसी के 1860 में, तो मेन प्रोविजंस में सेडिशन का प्रोविजन नहीं था, इसे बाद में ऐड किया गया है बाय द वे ऑफ अमेंडमेंट। तो इसको ऐड करने का रीजन क्या था? सिंपल रीजन ये था कि उस टाइम जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे एंड इंडियन लीडर्स थे, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करते थे, अपना डिसअफेक्शन शो करते थे। तो उसी को कर्ब करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक ऐसा प्रोविजन चाहिए था जिससे वो इनको पनिश कर सके, इनको चार्ज कर सके। सो दिस वाज द वेरी रीजन फॉर द इनेक्टमेंट ऑफ दिस सेक्शन, वेयर ब्रिटिश गवर्नमेंट easily charged the freedom fighters and leader and punished them. Now let's read the section itself. Section कहता है whoever by words either spoken or written or by sign or by visible representation or otherwise. तो यहाँ पर सभी तरह के कम्युनिकेशन वेज को कवर किया गया है, चाहे वो लिख कर हो, बोल कर हो, साइन के थ्रू हो, या फिर विजिबल रिप्रेजेंटेशन हो, और अदरवाइज। ये जो वर्ड है अदरवाइज, ये वर्ड का काफी वाइड एम्बिट है, इसमें हर तरह के वेज को कवर कर सकते हैं। ब्रिंग्स और अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग into hatred or condemns or excites or attempts to excite the disaffection towards the government established by law in India. तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट स्टैब्लिश बाय लॉ इन इंडिया है, ये इसका मतलब है कि प्रॉपर इलेक्शन के थ्रू ये गवर्नमेंट स्टैब्लिश हुई है। और अगर इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई भी पर्सन डिसअफेक्शन शो करता है, या फिर अटेम्प्ट करता है शो करने का, या फिर एक्साइट करता है इन वेज से, स्पोकन, रिटन, बाय साइन और विजिबल रिप्रेजेंटेशन और अदरवाइज, तो उन लोगों को पनिश किया जाएगा अंडर सेडिशन 124A फॉर सेडिशन। और इसका पनिशमेंट मेंशन है यहाँ पर, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट विच कैन एक्सटेंड टू 3 years। सो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ ये भी ऐड किया गया था बाद में अमेंडमेंट के थ्रू। सो इसमें 3 एक्सप्लेनेशन भी है। नाउ इस ऑफेंस का नेचर क्या है? इस ऑफेंस का नेचर है ये कॉग्निजेबल है। कॉग्निजेबल मीन्स यहाँ पर अरेस्ट हो सकता है विदाउट वारंट, पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट। ये नॉन बेलेबल है, दैट मीन्स यहाँ पर उस पर्सन के पास राइट नहीं होगा बेल का, इट इज नॉन बेलेबल। एंड नॉन कंपाउंडेबल, दैट मीन्स अगर पार्टीज चाहती हैं कि कॉम्प्रोमाइज कर ले, कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, बिकॉज दिस इज अ नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। सो दिस वर्ड सेक्शन 124A says. तो दिस सेक्शन 124A को टाइम टू टाइम क्रिटिसाइज किया जाता है इस बेसिस पे कि हमारे राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन को वोलेट करता है। ये अगेंस्ट है हमारे फंडामेंटल राइट के, जो कि आर्टिकल 19 में दिया है। ये हमें राइट देता है अपना ओपिनियन, अपने थॉट्स सामने रखने का, विच ऑल्सो इंक्लूड शोइंग डिसअफेक्शन एंड क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट, जो कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है। सो सेक्शन 124A हमारे राइट जो आर्टिकल 19 में दिए गए हैं उनको रेस्ट्रिक्ट करता है, इसलिए इसको वॉयलेटिव डिक्लेयर करना चाहिए आर्टिकल 19 के। वंस गांधी जी also said that when he was charged under 124A for sedition, he said you can't force me to show affection towards the government. So time to time ये एक उठता है क्वेश्चन कि ये सेक्शन कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल, and the same was dealt in a case Kedarnath, which we will discuss in the next slide. केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तो एक काफी लीडिंग केस है, उसका रेलेवेंस अभी तक है। अभी भी जब सेडिशन का केसेस डिसाइड होते हैं तो इस केस को साइट किया जाता है, और इस केस के जजमेंट के बेसिस पे ही डिसीजंस आते हैं। सो दिस केस वाज डिसाइडेड इन 1962। इस टाइम पर जो इंडिया में गवर्नमेंट थी वो थी कांग्रेस। सो इस केस में कांग्रेस गवर्नमेंट के अगेंस्ट स्पीच देते हुए केदारनाथ, जो कि एक मेंबर थे, एक लीडर थे फॉरवर्ड कम्युनिस्ट पार्टी के, उन्होंने कांग्रेस को कंपेयर किया गुंडास से, और उन्होंने
स्पीच में एक हेट्रेड फैलाई, इन्होंने बात की कि इस गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकना है, एक रेवोल्यूशनरी एक्शन की बात की जिसमें इस गवर्नमेंट को हटा देना था। और उन्होंने इस गवर्नमेंट दैट मीन्स गुंडास को एशेज में मिलाने की बात की। इसी बेसिस पे उन्होंने चार्ज किया गया अंडर सेक्शन 124A फॉर सेडिशन। पर उन्होंने डिफेंस लिया कोर्ट में कि ये जो सेक्शन है 124 ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करना चाहिए, क्योंकि ये मेरे राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन को वॉयलेट करता है, जो कि एक फंडामेंटल राइट है और मुझे दिया गया है आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए में। बट सुप्रीम कोर्ट एनालाइजिंग सेक्शन 124A सेड कि ये सेक्शन कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, ये एक परमिसिबल लिमिट में है और ये हमारे राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन को वॉयलेट नहीं करता है। बट सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो एडेड सम अदर थिंग्स। कोर्ट ने एक बाउंड्री सेट की कि कब सेडिशन के लिए पनिश किया जा सकता है किसी को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेयर स्पीच एंड एक्सप्रेशन शोइंग डिसअफेक्शन इज नॉट पनिशेबल अनलेस दे लीड टू वायलेंस और पब्लिक डिसऑर्डर। सिर्फ गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना या फिर उनके अगेंस्ट डिसअफेक्शन शो करना पनिशेबल नहीं है, जब तक कि वो क्रिटिसिज्म लीड ना करे किसी वायलेंस को और किसी भड़काए ना किसी भी राइट के लिए। Unless until these conditions are fulfilled, no one can be punished under section 124A for sedition. So this was set in this case. So ये केस आफ्टर द assassination of then Prime Minister Mrs. इंदिरा गांधी, कुछ स्लोगन्स बोले जा रहे थे खालिस्तान के डिमांड में। इस केस में इनको चार्ज किया गया सेडिशन के लिए, बट कोर्ट ने यहाँ पर सेडिशन का चार्ज क्वेश किया इस बेसिस पे कि जो स्लोगन्स बोले जा रहे थे, जो डिमांड थी खालिस्तान की, उसने कोई भी वायलेंस को लीड नहीं किया, कोई भी पब्लिक डिसऑर्डर नहीं था। इस बेसिस पे इनको सेडिशन के चार्जेस से फ्री किया। आफ्टर दिस देयर वाज अनदर केस रिसेंटली डिसाइडेड। सो दिस इज अ रिसेंट केस। इस केस में काफी फेमस जर्नलिस्ट मिस्टर विनोद दुआ ने प्रेजेंट गवर्नमेंट दैट मीन्स मोदी गवर्नमेंट के ऊपर कुछ एलिगेशंस लगाई, उनको क्रिटिसाइज किया इस बेसिस पे कि मोदी गवर्नमेंट डेथ्स एंड टेरर अटैक्स को एक वोट बैंक की तरह यूज कर रहे हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ देयर गवर्नमेंट। सो उनके अगेंस्ट इस स्पीच को लेकर सेडिशन के लिए उनको चार्ज किया गया, बट कोर्ट ने यहाँ पर केदारनाथ जजमेंट को फॉलो किया एंड कहा कि यहाँ पर इनकी जो स्पीच है वो कोई भी वायलेंस को लीड नहीं कर रहा है, यहाँ पर कोई भी पब्लिक डिसऑर्डर नहीं है, देयरफॉर वी कैन नॉट पनिश हिम अंडर द सेक्शन 124A ऑफ IPC। तो उनकी सेडिशन के चार्जेस को क्वेश किया गया। कोर्ट ने ये भी कहा कि एवरी जर्नलिस्ट इज एंटाइटल्ड टू प्रोटेक्शन, बिकॉज जर्नलिस्ट का ये काम है कि वो अपने थॉट को प्रेजेंट करे पब्लिक के सामने, सो उनको एक प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। सो दिस इज व्हाट कोर्ट सेड इन विनोद दुआ केस। आफ्टर दिस देयर आर मेनी केसेस व्हिच आर द केसेस, एंड इसके अलावा भी काफी सारे केसेस हैं। अभी एक टूल किट केस है एंड दिस इज द मोस्ट रिसेंट वन, आयशा सुल्ताना केस। सो आयशा सुल्ताना एक फिल्म मेकर है लक्षद्वीप में। इन्होंने एलिगेशन लगाई है प्रेजेंट गवर्नमेंट के ऊपर कि प्रेजेंट गवर्नमेंट यूज कर रहा है कोविड-19 को एज अ बायो वेपन इन लक्षद्वीप। सो आई पर्सनली फील दैट शी शुडंट हैव मेड सच स्टेटमेंट इन दिस टाइम, बिकॉज सच स्टेटमेंट कैन रियली बी प्रॉब्लमेटिक फॉर द कंट्री एज अ होल। सो दिस इज माई पर्सनल व्यू, कीपिंग दैट असाइड लेट मी शेयर द डेटा। सो NCRB कहता है कि 2014 में 47 केसेस रजिस्टर हुए थे, जिसमें 58 लोगों का अरेस्ट हुआ था। उसके बाद सिर्फ एक कन्विक्शन हुआ है, एंड 2018 में भी सेम डेटा है कि सिर्फ एक कन्विक्शन हुआ है। सो क्वेश्चन ये है कि इस प्रोविजन को हमें रिमूव कर देना चाहिए या कुछ मॉडिफिकेशन के साथ कंटिन्यू करना चाहिए, एज ये प्रोविजन ऐड किया था ब्रिटिशर्स ने एंड दे देमसेल्व्स डू नॉट फॉलो सच प्रोविजन इन देयर कंट्री। सो द क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट इज नॉट पनिशेबल, बट ये कितना एक्सटेंड करना चाहिए? सच स्टेटमेंट लाइक भारत तेरे टुकड़े होंगे या फिर हिंदुस्तान मुर्दाबाद, इनको कैसे डील किया जाए? What is your take and what are your views? Please share with me, and thank you for watching this video.